हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित एलडीसी का फर्स्ट पेपर लगा है, तो हम आपके सामने उस एलडीसी के पेपर फर्स्ट का आंसर लेकर आए हैं, उनके सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो राजस्व वसूली का प्रभारी था जो कि आय का लेखा रखता था। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कुशावटी या कुशीनारा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभनाथ। तो कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका आंसर आएगा ऋषभनाथ जो है वो जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है? जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है उसके नोडल उद्योग के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उस पांचवें क्वेश्चन में है कि राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर व्यवस्थित करें। मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इन तांबा खदान केंद्रों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपके सामने भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अलवर है और खेतड़ी है, जिनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ए आंसर, यानी कि सबसे पहले डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। ये हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह है उसका नाम है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहां है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? इंपोर्टेंट नहीं करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो उसका आंसर आएगा मणिपुर। मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है। आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन 65 प्लस डिग्री, जो है इसका आंसर क्या आएगा? तो जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो आएगा आपके सामने बी, यानी कि 0 इसके अंदर। ठीक है, अगला 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन फिर मैथ का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कोस थीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर तो आपको इसका आंसर मिलेगा, वो मिलेगा आंसर नंबर सी, जो इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर एक टेबल दी गई है और लिखा है, तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। एक टेबल दे रखी है आपके सामने और क्वेश्चन पूछा है, दर्शाए गए वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वाणिज्य संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रतिवर्ष औसत संख्या क्या है? इसके अंदर क्या पूछी है? औसत संख्या। तो जब आप सोल्व करोगे तो औसत संख्या निकल के आएगी 915। आंसर सी जो है इसके अंदर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी से फुलवारी के लेखक कौन है? यानी जो बुक है ये बातारी फुलवारी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो है विजयदान देथा। आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि या वेटलैंड बना? तो भारत का जो प्रथम आर्द्र भूमि या वेटलैंड बना वो है हमारा उदयपुर। आंसर आएगा इसके अंदर ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, किसानों पर चंवरी कर किसने अधिरोपित किया था? तो चंवरी कर किसानों पर लगाया था वो किसने अधिरोपित किया था? राव कृष्णा सिंह। राव कृष्णा सिंह के द्वारा किसानों पर चंवरी कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है,
विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। विडाल टेस्ट जो है वो किसकी पुष्टि करता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड बुखार जो है उस टाइफाइड बुखार की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके अंदर पूछा है कि किसी बिंब का वास्तविक तरह समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि वास्तविक तथा समान साइज पूछा है। तो वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। यानी कि आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर? इसमें आपका आंसर आएगा ए आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है इसने वो पूछा एक मैथ का क्वेश्चन दिया है हमसे, और क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या है। तो आंसर क्वेश्चन 16 में आएगा सी, यानी कि इसकी भुजाओं की संख्या क्या आएगी? इसकी भुजाओं की संख्या आएगी 12। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है हमसे, मैथ का फिर से क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल एबीसी में बाह्य कोण कोण बी और कोण सी के समद्विभाजित बिंदु 0 पर मिलते हैं। ठीक है, यदि कोण ए बराबर 62 डिग्री तब एंगल बीओसी का माप होगा। तो जो एंगल बीओसी का माप होगा वो आएगा आपका 59 डिग्री। जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 59 डिग्री, आंसर बी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन 18 है कि जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है, ये पूछा इसके अंदर। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन के डिलीट होने की पॉसिबिलिटी क्या ज्यादा है? ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर बताएं तो इसके अंदर आंसर आएगा 18 के अंदर ए, अंतिम पुष्प स्थिति जो है वो बागान की मटर का प्रमुख गुण नहीं है। मोस्ट कॉमनली पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसके अंदर दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। और सेकंड कथन कह रहा है कि स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। अब इन दोनों कथनों में से हमें सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है इसके अंदर आपका आंसर आएगा बी। कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड क्या है? असत्य है। आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर? इसमें आपका आंसर आएगा बी आंसर आएगा। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें पूछा गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहां स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा जो है उस श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित, आंसर बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है 21वां, उसमें पूछा हमसे साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें कि साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित इनमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला है साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। बी पूछ रहा है जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो वो मिसेल्स बनाते हैं। तीसरा कह रहा है ये मिसेल्स पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। चौथा कह रहा है साबुन कठोर जल में भी प्रभावकारी है। और पांचवा कह रहा है कि कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी होता है। तो इन ऑप्शनों में से, इन विकल्प में से हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा आएगा? इसमें आएगा बी और सी, आंसर आपका बी सही है। यानी कि जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो मिसल बनाते हैं और ये मिसल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डेटा 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39 और 3 के माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा है तो आंसर आएगा बी, यानी 5.75 जो है वो माध्य और माध्यिका का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में लड़कियों की संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कौन सा आएगा? तब उस कंडीशन में आपका आंसर आएगा बी, यानी कि संख्या कितनी आएगी? 16 जो है वो लड़कियों की संख्या आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हमसे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। अब इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जो सही आंसर आएगा वो आएगा 96√3, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा, सही आंसर 96√3 है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि यदि 4x³ प्लस kx का गुणनखंड 2x + 1 है, तो k का मान होगा। हमसे किसका मान पूछा, k का मान पूछा, तो k का मान क्या आएगा, k का मान आएगा -1। आंसर आएगा इसके अंदर आपका B। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यदि x/x² - 2x + 1 = 1/4 है, तो x³ + 1/x³ जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 198। जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी, 198 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। तो अगर राज्य के द्वारा किसी मौलिक अधिकार का हनन किया जाए, तो हम सबसे कब से पढ़ते आ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका बी ऑप्शन है, ये हमें क्या करता है, न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा किया जाए उस कंडीशन के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हमसे क्या पूछा, अवगुण पूछा है। ऑप्शन आर्थिक स्वतंत्रता, एकाधिकार का उदय, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना। सही आंसर कौन सा आएगा, सी, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अवगुण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 के अंदर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। जो दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित जो हमारा अधिनियम है वो है 52वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1985 के अंदर आया था। आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात करें, जहां पर कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3 और बी 1 और 4 है। तो हमें ए की निर्देशांक ज्ञात करने, तो ए का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा आपका आंसर बी। 3 और -10 जो है वो क्या है, ए के निर्देशांक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, छत को रंगने की लागत ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से 5,000 रुपया आती है, और 4 दीवारों की रंगाई की लागत ₹240 प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800 रुपए है। तो कमरे की ऊंचाई क्या है, हमसे क्या पूछे, कमरे की ऊंचाई पूछे। कमरे की ऊंचाई आएगी आपकी 4.5 मीटर। 31 में आंसर कौन सा आएगा, 31 में आंसर आएगा पहला आंसर ऑप्शन ए आएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है, जब जमीन पर एक ही बिंदु से 2 विमानों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो। जमीन से निचले विमान की ऊंचाई क्या है, और ये जो ऊंचाई किसमें पूछी हमसे, यह ऊंचाई हमसे मीटर में पूछी है। तो 32 में आंसर कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 100√3, यानी कि आपका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 100√3 क्या है, ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एक जन्मदिन की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसका आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसी 5 टोपियां बनाने हेतु आवश्यक शीट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे एरिया पूछा है, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर कौन सा आएगा, 2750, यानी कि ऑप्शन बी, वो क्या होगा, इसका एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें हमसे पूछा है साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 61 डिग्री एक वैल्यू दे रखी है आपको, और उस वैल्यू जो है उस वैल्यू का आपसे मान पूछा कि इसकी क्या इसका आंसर आएगा। तो 34 है, इस 34 का आंसर आएगा आपका सी 0। जब आप सोल्व करोगे
तो सोल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है गणगौर पर्व समर्पित है, गणगौर पर्व जो है वो किसको समर्पित है, तो ऑप्शन जो दे रखे हैं देवी पार्वती, भगवान राम, भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी। जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि गणगौर पर्व जो है वो देवी पार्वती जो है उस देवी पार्वती को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, इसमें पूछा 36 में कि लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है कि लच्छीराम जो है वो किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं कि लच्छीराम कुचामणी ख्याल जो है उस कुचामणी ख्याल से लच्छीराम जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। कर्नाटक के कौन सा शहर ऐसा है जिसके अंदर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है, तो ये कौन सा है, भद्रावती। भद्रावती जो है इसके अंदर लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। एक भाषण है जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो ये किसने दिया था, हमारे जो पंडित जी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह भाषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा हमसे कि कोरापुट खनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कोरापुट एक खनन केंद्र है, ये कोरापुट खनन केंद्र कौन से राज्य में स्थित है, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा उड़ीसा। 39 में सी, उड़ीसा जो है उस उड़ीसा में कोरापुट खनन केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं होता है, ये पूछा इसने। तो कौन सा घटक जो है वो आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता, जनसंख्या घनत्व। आंसर आएगा डी। 40 में कौन सा आंसर आएगा, 40 में आंसर आएगा आपका डी। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमसे, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को देखकर हमसे पूछा है कि दिया गया रासायनिक समीकरण यानी कि यह किस प्रकार की एक केमिकल इक्वेशन है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। एक दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया है, एक संयोजन प्रतिक्रिया है, एक विघटन प्रतिक्रिया है, या एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से आपका आंसर आएगा जो है वो ए। केवल बी और डी, यानी कि क्या है, ये एक संयोजन प्रतिक्रिया भी है और एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का भी है, एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 42 जो है, इस 42 में क्या पूछा है, 42 में हमसे पूछा है कि एरिएटेड वाटर आसूत पे फर्स्ट इसके अंदर गैसों का मिश्रण है, तरल घोल में गैस है, गैस के घोल में तरल है, विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी, या विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलेय के रूप में पानी। इनमें से जो सर्वाधिक सही विकल्प है उन सभी विकल्पों को हमें क्या करना है, चूज करना है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, इसमें आंसर आएगा आपका ए। केवल बी और डी जो है वो इसके अंदर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है 43 हमसे, उसमें पूछा है हमसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सन 2015 के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष में क्या की गई थी, लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें हमसे पूछा है कि नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए। जो 9वें एशियन खेल थे, ये 9वें एशियन खेल कौन से वर्ष आयोजित हुए, तो आंसर आएगा आपका बी 1982। जो 1982 है उस 1982 के अंदर जो आपके 9वें एशियन खेल थे ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 45 के अंदर कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी जो है उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या पूछ रहा है, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब एक सर्किट के अंदर लघु सर्किटिंग कब होता है, तो सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आते हैं। आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा इसके अंदर बी। उस कंडीशन में सर्किट में क्या होता है, लघु सर्किटिंग या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। ऑप्शन कौन सा है सही, 46 में बी आएगा। 47 में हमसे पूछा है, दो तालिका दे रखी है हमसे और उन तालिकाओं को मैच करने के लिए कहा है और उसके बाद में हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, तालिका फर्स्ट जो है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है भौतिक मात्रा, और तालिका सेकंड के अंदर मापने की इकाई विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, शक्ति और आवेश।
और जो सूची सेकंड है उसमें हमसे इसके मात्रक दे रखे हैं और उन मात्रकों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो 47 के अंदर सही आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा डी। जो आपका ए है उसके अंदर कौन सा आएगा, आपका थर्ड आएगा, बी में फोर्थ आएगा, सी में सेकंड आएगा और डी में फर्स्ट आएगा। ये क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने पर सही आंसर हमें इस ऑप्शन डी से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाले पे चलते हैं। फोर्टी 48 वाला क्वेश्चन जो है उसने पूछा हमसे 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था। इसरो के द्वारा जो प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह छोड़ा गया था वो कौन सा था। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा एप्पल। 48 में आएगा बी, एप्पल जो है वो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह था। 49 में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आर्मड या बख्तरबंद किला है। तो बख्तरबंद किला कौन सा है, जो हमारा रणथंबोर का किला है 49 के दृष्टि, वो एक बख्तरबंद या आर्मर्ड किले का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 50 में पूछा हमसे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का निर्माण जो था वो सवाई प्रताप सिंह जो है, उन सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आता है आपका डी। 50 में कौन सा आ जाएगा, 50 में आपका ऑप्शन आएगा डी। 51 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने दौरा किया था। कौन सा मुगल बादशाह था, वह मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसके दरबार के अंदर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों आए थे। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा हमसे वेदिका, अमालक और शिखर किससे संबंधित हैं। वेदिका पूछा है, अमालक पूछा है और शिखर किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके मंदिर से। आंसर आएगा बी। ये आमलक है, वैसे तो इसको आमलक बोलते हैं, अमालक इसको नहीं बोलते हैं। ठीक, पर ठीक है, जो पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी, मंदिर से ये संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा है, दो कथन दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। कथन फर्स्ट कह रहा है। कथन सेकंड कह रहा है कि आयोग में 7 सदस्य थे पर उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। ये कथन सेकंड कह रहा है। फिर हमसे पूछा कि उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है वो है कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड सत्य, यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या है, यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है उस 54 में हमसे पूछा है कि ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था। जो हमारा ऊपर माल पंच बोर्ड था, उस ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन जो किया था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। आंसर सी आएगा। 55 में हमसे पूछा है कि अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासन काल में हुआ। जो अहमदनगर था, उस अहमदनगर का विलय जो था वो मुगल शासन काल में जो शाहजहां था, उस शाहजहां के टाइम के अंदर इसका विलय मुगल साम्राज्य में किया गया था। 55 में आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। 56 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जो 56 है उसमें हमसे पूछा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो एनएससी है किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, ये 2005 जो है उस 2005 के अंदर आपका स्थापित होता। आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर, इसमें आपका आंसर आएगा ए। 56 में ए आएगा। 57 में हमसे पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना एक तो प्रसिद्ध थी, और कथन सेकंड कह रहा है उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का हमें चयन करना है। तो 57 का जो सही कथन आएगा वो आएगा कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सत्य है, यानी कि आपके दोनों कथन सत्य हैं। आंसर डी। 57 में कौन सा सही है, 57 में आपका आंसर डी सही है। 58 में हमसे पूछा है कि सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था। तो कौन व्यक्ति था, हम पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ रहे हैं, जो हमारे जॉर्ज थॉमस थे। उन जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या कहा गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो आधुनिक राजस्थान है उसको राजपुताना की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या पूछा है, 59 में पूछा है कि वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है।
तो हम जानते हैं जो हमारी अल्ट्रावायलेट या जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों के अगेंस्ट में क्या करती है, एक ढाल के रूप में कार्य करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, 16 में हमसे पूछा गया है, दो कथन दिए गए फिर से, कि पहला कथन कह रहा है पशुओं को आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कथन सेकंड कह रहा है दूध की पैदावार मुख्य रूप से फॉर्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और इनमें से हमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा 60 में डी। कथन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकंड भी सही है, दोनों ही क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है हमसे कि मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है। तो मॉरिशस द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आएगा डी, हिंद महासागर जो है उस हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाईबेस की प्रथा प्रारंभ की थी। शाही दरबार में सजदा और पाईबोस की जो प्रथा थी तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, वो थी बलबन। बलबन जो था उस बलबन के द्वारा शाही दरबार के अंदर सजदा और पाईबोस की प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा है सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही फेमस किला है, नाम है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा हमसे उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे पूछा है फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है, अकोमोडेशन पावर बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा 65 में, 65 में आंसर ए आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है उसमें हमसे क्या पूछा है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। जस्टिस फॉर द जज एक ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं रंजन गोगोई जो हमारे पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये क्या है, हमारे इस ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। जो 67 जो है इसमें हमसे पूछा है आरटीआई एक्ट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आरटीआई जो कि सूचना का अधिकार विधेयक है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी वो मिली थी जून 2005 के अंदर। जून 2005 में से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 68 में क्या दे रखा है, 68 में पूछा कुछ डेटा दे रखे हमें और उन डेटा को देकर के हमसे क्या पूछा है, इनमें से हमें माध्यिका माइनस मोड का मान पूछा है, यानी कि माध्यिका और जो मोड है उनका डिफरेंस हमसे पूछा है। तो वह डिफरेंस कितना आएगा, वह डिफरेंस आएगा C11। जब आप सोल्व करोगे तो डिफरेंस निकल के सामने आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, 69 जो है वो कह रहा है कि यदि 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार रखा जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए तो सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण है। हमसे क्या पूछा है, हमें दीवार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण पूछा है। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा बी, 60 डिग्री जो है वो दीवार की ऊंचाई का कोण है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और उन वैल्यूज का हमें मान पूछा। तो अब आप जब सोल्व करोगे जो इसको तो सोल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 30/20। आंसर सी जो है वो 17 के अंदर सही आंसर है। 71 में क्या पूछा हमसे, 71 क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा गया है कि 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान कार द्वारा तय की दूरी हमसे पूछी है और वो भी किसमें पूछी है, मीटर में पूछी। तय दूरी कितनी आएगी 200√3/3, यानी कि आंसर पहला जो है इसके अंदर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा 72 में हमसे,
72 में हमसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद है। तो मनुष्य की जो हमारी आई होती है, उस आई के अंदर कैसा लेंस मौजूद है? आई के अंदर जो लेंस मौजूद है वो है उभयोत्तल। आंसर डी आएगा। ठीक है, 70 आपका 72 में आंसर डी। 73 में हमसे पूछा है कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है। तो कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ना उसके अंदर, तो एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे क्या पूछा है नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र अवसादी या सेडिमेंट्री प्रकार का होता है? इनमें से सही विकल्प चुन के हमें बताना है। तो जो सेडिमेंट्री प्रकार का चक्र होता है वो होता है सल्फर और फास्फोरस चक्र जो है वो एक सेडिमेंट्री चक्र का एग्जाम्पल होता है। आंसर कौन सा आएगा 74 में? 74 में आपका आंसर आ जाएगा सी। 75 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 में हमसे पूछा है प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? इंपॉर्टेंट पूछा इसने, नहीं था। तो प्रथम चरण में कौन सा नहीं था? आपका जोधपुर जो है वो प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वर्ल्ड बैंक है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अजय बंगा जो है उनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया था सन 2023 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा हमसे? वही दो सूचियां दी गई हैं और उन सूचियों को देकर हमें मिलान करने के लिए कहा गया है। तो जब आप इन सूचियों को मिलान करोगे तो मिलान करने पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, यानी कि ए के अंदर आपका चौथा आंसर आएगा, बी के अंदर फर्स्ट आएगा, सी में सेकेंड आएगा और डी में आपका थर्ड आ जाएगा। 77 में कौन सा आंसर सही है? बी आंसर जो है वो 77 में सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है उस यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। 78 में आंसर ए आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं। ये आपका 79 आ गया। क्या पूछा है? कथन दिए गए हैं, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। पहला, लोहे की रोड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। बी, गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं। तीसरा, जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। और चौथा, नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है। इनमें से जो सही आंसर है उस सही आंसर को हमें चूज करना है। तो सही आंसर कौन से है इसमें? आपका बी और सी, यानी कि गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं करते हैं और जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। तो 79 में आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे क्या पूछा है? 80 के अंदर हमसे पूछ रहा है, दो सूचियां वहां दी गई हमें और उन सूचियों को मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ लोक कला है, एक तरफ सामग्री है। तो जब आप इनको मिलाओगे तो ए के अंदर आएगा आपका फोर्थ, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट, यानी कि आपका आंसर जो है इसके अंदर डी वाला जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसमें आंसर कौन सा आएगा? डी आंसर सही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 में हमसे क्या पूछा है कि थेवा कला जो है वो राजस्थान के किस स्थान से संबंधित या आरंभ हुई है? थेवा कला जो है वो राजस्थान के किस स्थान से आरंभ हुई? तो आंसर कौन सा है? प्रतापगढ़। 81 में सी जो है वो सही आंसर है। 82 में हमसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन है, उस यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना सन 1945 के अंदर हुई थी। आंसर ए आएगा। 83 में हमसे पूछा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस मौजूद नहीं होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो मौजूद नहीं होता है? तो कौन सा आंसर है? यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है, ना कि डीएनए में होता है। तो आंसर कौन सा आएगा? 83 में डी आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे पूछा है मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था? ऐसी ट्रांसजेनिक गाय का नाम पूछा है जो मानव प्रोटीन समृद्ध दूध दे रही थी। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा रोजी। रोजी जो था उस गाय का नाम था। 85 में हमसे क्या पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो दो शहर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा आपका सी।
85 में सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे है वो पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित पत्तनों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। भारत के जो बंदरगाह दे रखे हैं और उन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, विशाखापत्तनम, पारादीप, तुतीकोरिन और चेन्नई। तो सही आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें सही आंसर आएगा आपका सी। बी पहले, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की कंचनजंगा पर्वत जो है वो भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। 88 में हमसे पूछ रहा है कि किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो हल्दिया बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए। आंसर कौन सा है? बी सही आंसर है। 89 ने पूछा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें हमसे पूछा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? कौन से जिले के अंदर रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया? तो आंसर कौन सा है? सी, कोटा। कोटा के अंदर क्या किया गया है? एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है। 91 में पूछा है कि वह अनुपात क्या है जिसमें 1-5 और 4-5 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है? तो एक्स एक्सिस से विभाजित जो होता है वो होता है 1:1। आंसर कौन सा आएगा? सी इसके अंदर सही आंसर है। 92 में हमसे पूछा है कि 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे को बाहर से 2.5 मीटर चौड़े मार्ग से घेरा जाता है। 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को पक्का करने की लागत क्या है? यानी कि हमसे इसकी लागत पूछी गई है। लागत क्या आएगी जब सोल्व करोगे? तो 1,11,000, यानी कि आंसर बी जो है उस मार्ग को पक्का करने की लागत का सही एग्जाम्पल है। आंसर बी जो है वो सही आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। केवल लंबाई वृद्धि करने में इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना बढ़ जाता है। तो नए आयत का परिमाप, उसकी पेरीमेट्री क्या होगी, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में पूछी है। तो जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 123। ऑप्शन डी जो है वो 93 में सही आंसर है। 94 में कह रहे हैं कि यदि डेटा, कुछ डेटा दिए गए हैं और इनमें से हमसे क्या पूछा है वापस? हमसे इनकी मीडियन या माध्यिका जो है वो पूछी है। तो माध्यिका का आंसर क्या आएगा? जब आप सोल्व करोगे तो 8.5 जो है वो 94 के अंदर सही आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसके अंदर सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये फिर से मैथ आ गई हमारे पास। तो जो 95 है, जब इसके अंदर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, x=y। यानी कि कौन सा आंसर सही है इसमें? बी आंसर जो है वो सही है। 96 में क्या है? 96 के अंदर सर्च दे रखी है, ठीक है। आपको अंडर रूट के अंदर दे रखा है 90 प्लस, फिर अंडर रूट में 90 प्लस, फिर अंडर रूट में 90 प्लस, और फिर क्या पूछा है? जो क्वेश्चन मार्क है उसे क्वेश्चन मार्क की आपसे वैल्यू पूछेगी। तो सही वैल्यू क्या आएगी इसकी? इसकी सही वैल्यू आएगी 10। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है कि यदि दो संख्याओं में 24 का अंतर है और उनका गुणनफल 112 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो इस कंडीशन में संख्याओं का योग आएगा 32। सोल्व करने पर आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 32 जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो 98 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या कह रहा है? इसमें हमसे पूछा है कि ए ने ₹1,00,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 माह पश्चात बी कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ गया। वर्ष के अंत में ₹1,80,000 के कुल लाभ में से ए को लाभ के रूप में बी के हिस्से से 36,000 कम मिले। तो बी ने कितना निवेश किया था? तो बी ने जो निवेश किया था वो था आपका ऑप्शन सी, ₹2,00,000 जो था वो बी के द्वारा किए गए निवेश की अमाउंट थी। आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा आपका सी। 98 में सी सही है। 99 की बात कर लेते हैं। ए, बी और सी एक साझेदारी में क्रमशः 7:7/2, 4:3
और 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात ए ने अपने हिस्से में 50% वृद्धि की। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये आता है तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो बी का जो हिस्सा सोल्व करने पर आएगा आपका आंसर सी, 4,000 रुपये जो है वो बी जो है उस बी का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं, 70वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे 100वें क्वेश्चन में? 100वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विपुल टूर पर है और उसके पास अपने खर्चे के लिए 360 रुपए हैं। यदि वह अपने टूर से 4 दिन आगे निकल जाता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 3 रुपए की कटौती करनी होगी। विपुल कितने दिनों के लिए टूर पर है? तो विपुल जो है वो 20 दिनों के लिए टूर पर है, ऑप्शन सी सही है। 101 में कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो श्वेत क्रांति से संबंधित था, आंसर सी सही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? नहीं पूछा है हमसे, तो कौन सी कृषि समस्या नहीं है? जैविक खेती को प्रोत्साहन जो है वो भारत की कृषि समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लेते हैं। 103 जो है उसमें हमसे क्या पूछा है कि फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नहीं पर फोकस किया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आएगा ए, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ये क्या है? इसके बारे में सही आंसर नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है। सही कौन सा आएगा इसके अंदर? फर्स्ट जो है वो सही आंसर आएगा। 104 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस का राजा था आपका लुई 16वां, जो लुई 16 था वो वहां का उस टाइम राजा था। 105 में हमसे पूछा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ जो है उस सारनाथ में दिया गया था, आंसर सी सही है। 106 में कह रहा है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य तुलसी थे। कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें आपका सही आंसर आएगा सी, आचार्य तुलसी जो थे वो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे। 107 में हमसे पूछा है राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंपोर्टेंट नहीं पूछा है और सबसे सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? बी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करनी है तो करोगे तो सही आंसर कौन सा आएगा? आपका ए आएगा। सबसे पहले आएगी आपकी चंबल, उसके बाद में आएगी आपकी नर्मदा, उसके बाद में गोदावरी और सबसे लास्ट में कावेरी। ये उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रमशः सही क्रम है, तो आंसर कौन सा आएगा? ए इसमें सही आंसर है। 109 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? इलाही एरा कैलेंडर जो था वो हमारे अकबर ने जारी किया था, ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 110 में हमसे पूछा है, एक टेबल दे रखी है और उस टेबल के हिसाब से इसमें पूछा हमसे कि 2005 और 2006 में मानविकी संकाय या ह्यूमैनिटीज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2007 और 2008 में विज्ञान संकाय में एक साथ प्रवेश लिए गए का अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात या रेशियो जो है वो हमसे पूछा गया है। तो जब आप सोल्व करते हो तो इनका रेशियो आता है 11:12, यानी कि 11:12 जो है वो ह्यूमैनिटीज और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 2007 और 2008 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स का एक रेशियो है। 110 में कौन सा आएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 111 वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक पाई चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और उस पाई चार्ट में हमसे क्या पूछा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में ए, बी, सी, डी और ई एक पुस्तक के प्रकाशन में क्रमशः कागज, मुद्रण, विविध कार्य, बाइंडिंग और रॉयल्टी की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि ₹185 प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों पर कितना खर्च किया जाता है? तो कितना खर्च किया जाता है? इसमें खर्च जो है वो आता है आपका ऑप्शन सी, 5,55,000 जो है वो विविध कार्यों पर खर्च किया गया है, ऑप्शन सी आएगा 111 में। 112 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु
चाकू से सरलता पूर्वक काटी जा सकती है? तो चाकू से सरलता पूर्वक जो है वो लिथियम जो है वो सरलता पूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। 112 में डी आंसर जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल क्या है? प्रोपेनॉल एक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी जो है 113 में सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन जो है उसमें इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्या थे? लंदन के अंदर इंडिया हाउस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है इनमें से चीनी उद्योग, सी। ठीक है, ये किस पर आधारित है? ये कृषि आधारित उद्योग का एग्जाम्पल है। 115 में सी आएगा। 116 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट। ऑप्शन बी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन बी आपका एक आग्नेय चट्टान जो है उस आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 117 में पूछा है कि एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदुओं P और Q जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर हैं, से उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 5√2 मीटर। क्या है वो? उस मीनार की ऊंचाई है। 117 में कौन सा आंसर आएगा? 117 में आपका आंसर आएगा ए, 5√2 मीटर क्या है? उस मीनार की ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 118 वाला, उसमें हमसे पूछा है कि एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 770। ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। 119 में पूछा है, एक 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के सतह क्षेत्र वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक का सतह क्षेत्र 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो कितने छोटे घन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं? आंसर कौन सा आएगा? डी, यानी कि 8 छोटे घन जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 120वां क्वेश्चन 120 में पूछा है, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के अंदर खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। तो इसमें कौन सा सही आंसर आएगा? 120 में आंसर आएगा आपका बी, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए दिए गए बलिदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई फेमस है। 121 में हमसे क्या पूछा है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था, सबको पता है। तो 121 में कौन सा आंसर आएगा? 121 में आएगा आपका आंसर ए, नागौर जो है उस नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने की गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अमृत प्रदान किया। तो केसरिया बालम जो है उस केसरिया बालम को अमृत प्रदान करने का काम किसने किया था? अल्लाह जिलाबाई। ऑप्शन सी आएगा, अल्लाह जिलाबाई ने इसे अमर कर दिया। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? क्षारीय धातु कौन सी नहीं है? तो क्षारीय धातु पारा, मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं ना, ये एक क्षारीय धातु का एग्जाम्पल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा इसमें? ए आंसर आएगा। 125 में पूछा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है XY जो है, जो कि मेल क्रोमोसोम का हिस्सा होते हैं, उसके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। तो आंसर कौन सा आएगा 125 में? डी आंसर जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करनी है कि किस प्रकार से डीएनए से प्रोटीन का सही तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी? पहले डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है उस मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, 126 में कौन सा आएगा? ए आएगा। 127 ने पूछा है कि निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें।
तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करते हुए जो सर्वाधिक सही विकल्प हमें नजर आ रहा है वो है सबसे पहले टिड्डा, फिर हिरण, फिर गन्ना, तना, भेदक। तो कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? आंसर ए जो है 127 में सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 128 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? तो फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पहचान करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। तो आंसर कौन सा है 128 में? 128 में आंसर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है इसने वो पूछा है, वही दो सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एक तरफ ब्लड ग्रुप है, एक तरफ प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है, तो और इनमें से सही विकल्प जो है उसे सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो आएगा सी। ए के अंदर आपका थर्ड आंसर जो है वो सही है। ए में थर्ड आएगा, बी में फर्स्ट आएगा, सी में फोर्थ और डी में सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन जो है 129 में सही आंसर है। 130 में हमसे पूछ रहा है, जब एक विद्युत धारा प्रकाशित एल्युमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समकोण पर होती है। आंसर ए जो है 130 में क्या है? सही आंसर है। ठीक है, 131वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 131 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? कौन सा है जो ट्रांसजेनिक जीव का एग्जाम्पल नहीं है? तो ट्रांसजेनिक जीव का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम जो है वो ट्रांसजेनिक जीव का एग्जाम्पल नहीं है। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा 132 नंबर क्वेश्चन कि अमीबोसिस को निम्नलिखित रोगों में के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो अमीबिएसिस होता है उस अमीबिएसिस को कौन से रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर कौन सा आएगा? प्रोटोजोआ। जो ये अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम का संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक सर्किट में जोड़ा गया है। तो इसका परिणाम होगा, जब चारों को एक सर्किट में जोड़ दिया गया है तो एक सर्किट में जोड़ने पर सबसे कम प्रतिरोध पूछा तो कौन सा आ जाएगा हमें? 0.5 ओम। आंसर डी जो है वो इसका सही आंसर आएगा। 134 में कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जाना जाता है। 134 में कौन सा आएगा? 134 में आंसर ए सही है। 135 में क्या पूछा है कि उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। पहला, वे कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। वे विद्युत के अच्छे संवहक होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, वे सह संयोजन बंधन बनाते हैं। तो इनमें से जो सबसे सही विकल्प है उसको चूज करना है, वो है आपका केवल ए और डी जो है वो सही विकल्प है। 135 में आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 136 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति मिलती है? जो करेवा भूआकृति है वो हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो वो कश्मीर हिमालय वाला जो एरिया है उसमें करेवा जो है वो भूआकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे 137 कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित दिख रहा है? रामगढ़ विषधारी जो है ये क्या है? राजस्थान के अंदर स्थित वन्य जीव अभयारण्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि आइजोल राजधानी है, जो आइजोल राजधानी वो कहाँ की है? मिजोरम जो है उस मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल है। कहाँ की राजधानी? आइजोल। मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। अगला क्वेश्चन 139 सोडियम धातु किसमें भंडारित की जाती है? अगर सोडियम खुला छोड़ दिया जाए तो सोडियम में क्या होता है? हवा के साथ क्रिया करके आग लग जाती है। इसलिए जब भी सोडियम को स्टोर करते हैं तो सोडियम को स्टोर किसमें करते हैं? केरोसिन जो है उस केरोसिन में सोडियम को स्टोर किया जाता है। जब आप केमिस्ट्री की लैब में देखते होंगे या जब आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि सोडियम को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? केरोसिन जो है उस केरोसिन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। विटामिन और दूसरी उसके सामने लिस्ट दे रखी है और इनको आपस में क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो यह जो लिस्ट है जब इसको आप मैच करते हो तो सही आंसर जो आपके सामने आता है वो आता है आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सही आंसर आपका आता है वो आता है बी, यानी कि ए के अंदर कौन सा है? ए में थर्ड है, बी में फोर्थ है, सी में फर्स्ट है और डी के अंदर सेकेंड आएगा। ये क्या है? इसका सही आंसर है। 141 में हमसे पूछ रहा है कि
की वैल्यू पूछी है हमसे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का और उसके अंदर सही मान पूछा है, तो सोल्व करने पर जो सही वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 19/6। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 142 वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमसे क्या पूछा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 17/4, जहां x ग्रेटर देन 0 तब x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो सोल्व करने पर जो मान निकल के आएगा वो 65/8, वो क्या होगा, ऑप्शन बी है जो इसका सही मान होगा। 142 में आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है 143। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x³ प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो सही गुणनखंड जो है वो कौन सा है, सही गुणनखंड जो है वो आता है आपका ऑप्शन ए, केवल डी जो है वो क्या है, इसके अंदर सही गुणनखंड है, बाकी गुणनखंड जो सही नहीं है। 144 में क्या पूछ रहा है हमसे कि ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सर्वांग समत्रिभुज है। यदि ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, यदि एंगल एबीसी इक्वल टू 52 डिग्री और एंगल पीआरक्यू इक्वल टू 80 डिग्री, तब एंगल सीएबी होगा। एंगल सीएबी का मान पूछा है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 48 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो 144 के अंदर सही आंसर है। 145 में क्या पूछ रहा है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में AB इक्वल टू PQ है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य कथन है वो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR समरूप हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते। ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। 146 में हमसे क्या पूछ रहा है, 146 के अंदर हमसे पूछ रहा है कि एक ट्राइंगल ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD एंगल BAC को समद्विभाजित करता है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो जो सही कथन है वो है ऑप्शन बी कि BA ग्रेटर देन BD, ये इसमें क्या है, सही कथन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है। औद्योगिक क्रांति जो है उस औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम क्या होता है, तो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को क्या मिलती है, गति मिलती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। 148 में क्या पूछा हमसे, 148 में हमसे पूछा है कि सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है। तो सार्क का सचिवालय काठमांडू यानी कि नेपाल जो है वहां पर सार्क का सचिवालय स्थित है। अगला हमसे पूछा है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो जो है वो, उस नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस नाटो का पूरा नाम है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 150। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है हमसे पूछा, इंपोर्टेंट याद रखना, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है कि वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। तो 150 में कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस प्रकार से हम आपको एक पेपर फर्स्ट जो है उसकी हमने आपको एक आंसर्स बता दिए हैं। हमने कोशिश की है कि डिटेल एनालिसिस करने की बजाय आपको सीधे सीधे आंसर बता दिए जाए। अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।